बसंत दुबे और आप देख रहे हैं डेमोक्रेटिक न्यूज। आज हम भभुआ मुख्यालय के सर्किट हाउस में हैं और हमारे साथ मौजूद हैं रामगढ़ के युवा विधायक सुधाकर सिंह। तो सबसे पहले आपको बहुत बहुत शुक्रिया डेमोक्रेटिक न्यूज में। और हमने पहली बार भी आपसे मिला था चुनाव से पहले, जब आप चुनाव लड़ रहे थे और आपके चुनाव लड़ने का जो तरीका था उसको हमने देखा था, पसंद किया था, तो हम वहाँ पहुँचे थे आपके यहाँ। पहली बार हमने आपसे इंटरव्यू लिया था और उसमें हमने उस खबर को बहुत प्रमुखता से दिखाई थी, तो लोगों को विश्वास नहीं हो रहा था उस खबर को देख करके कि आप ऐसे प्रत्याशी को दिखा रहे हैं जो तीसरे पायदान पे खड़े हैं। ये चर्चा काफ़ी जिले में उस समय सुर्खियों में आई थी। बहरहाल पहले हम शुरुआत वहीं से करते हैं कि लोगों के बीच में ये चर्चा थी और अचानक आपका जो है यहाँ आप विजयी घोषित हुए। इसको लेकर के पहले तो हमारी शुभकामना आपको है। और ये क्या हुआ, कैसे हुआ, इस संबंध में जरा सा पहले हम बात करेंगे, उसके बाद हम सीधे मुद्दे पर आते हैं। देखिए, चुनाव जब प्रक्रिया शुरू हो चुका था तो जितने भी मीडिया जगत से लोगों ने बात मुझसे किया तो हमने एक बात जरूर कहा था कि मेरे जो प्रतिस्पर्धी लोग हैं वह कागज की कश्ती से चुनावी दरिया पार करना चाहते हैं। वास्तविक आंकड़े उनके पास नहीं थे, वह कागजी दस्तावेज लेके घूमते थे सामाजिक समीकरणों को। तो इसको मैं बार बार कह रहा था कि कागज की कश्ती से चुनावी दरिया नहीं पार कर सकते और मैं पार कर जाऊंगा, क्योंकि मेरे पास वास्तविक धरातल पे आंकड़े थे जिससे कि मैं चुनाव जीत जाऊंगा, यह मुझे पूर्ण विश्वास था। तो बहुत आश्चर्य हुआ लोगों को कि मतलब जिस तरीके से क्षेत्र में हवा नहीं थी उसके बाद भी इस तरह का ऐसा चुनाव परिणाम आया। लोगों में एक खामोशी भी थी कहीं ना कहीं। तो खैर ये तो बात का विषय है, लेकिन सबसे बड़ी चीज है कि आप एक अच्छे विधायकों के लिए जाने जा रहे हैं अभी फिलहाल। जैसे किसानों की समस्या को लेकर के, किसानों की मुद्दा को उठा करके, तो इसमें सबसे पहली प्राथमिकता आपकी क्या होगी किसानों के लिए और कौन से मुद्दे आप उठाएंगे? मैं चुनाव के वक्त भी मैंने 3 ही मुद्दे पर चुनाव लड़ा था कि एक स्थानीय जो भ्रष्टाचार है बिहार में, प्रखंड स्तर पे, अंचल स्तर पे, उस भ्रष्टाचार के खिलाफ हम लड़ेंगे। दूसरा था कि किसानों को हम लोग लाभकारी मूल्य दिलवाने की लड़ाई लड़ेंगे। और तीसरा हम लोगों ने मुद्दा पे लड़ा था कि जो छात्रों को जो ऑनलाइन डिजिटल के नाम पे जो तकलीफ है, जिनका नामांकन सैकड़ों किलोमीटर दूर हो रहा है, और जो सरकार की जो घोषित नीति है कि शिक्षा मुफ्त अनिवार्य होनी चाहिए, यह दोनों सिद्धांत के प्रतिकूल है। डिजिटल ऑनलाइन फॉर्म भरवाना और बच्चों को रामगढ़ से भभुआ भेज देना, भभुआ से नौहट्टा भेज देना, नौहट्टा वालों को आरा भेज देना, तो फंडामेंटल्स राइट जो एजुकेशन का उसके खिलाफ है। ये 3 मुद्दे पे हम लोगों ने, क्योंकि अभी तत्काल जो हमारे सामने जो सबसे बड़ी चुनौती है कि पहली बार इतिहास में ऐतिहासिक रूप से सस्ते दर पे धान बिक रहा है देश भर में, जब से नया कृषि बिल आया है। और यह मैं बार बार बोल भी रहा था कि जब सरकार के सामने एक उदाहरण हो कि जब नया कानून जब विधेयक के रूप में जब आया 5 जून को, तो उस समय जब मक्का का जब फसल आया बाजार में, वो ऐतिहासिक रूप से सबसे सस्ते 800 रुपये क्विंटल बिक रहा था, जबकि बिकना चाहिए था 1700-1800 रुपये क्विंटल। ठीक वही हुआ पैडी के समय। आप देख लीजिए कि जो 1868 रुपया सरकार की घोषित नीति है, जो रेट है, आज 900-1000 रुपये ही कैश में। उधार की बात छोड़ दीजिए, कोई व्यापारी उधार 4 महीने के लिए वो कुछ रेट ज़्यादा देता होगा, लेकिन वास्तविक मूल्य जिसको बोलते हैं, जो कैश पर जो परचेज होता है, वो आज 1000 रुपये से ज़्यादा का धान नहीं है। एक तरह से कहिए भूसे के दाम के बराबर धान का दाम है। और हम लोग इस मुद्दे पर विधानसभा के भीतर भी हमने सवाल खड़ा किया, विधानसभा के परिसर के बाहर भी सवाल खड़ा किया, और हम लोग की जो विपक्ष में है, तो सड़क से सदन तक और सदन से सड़क तक की जो लड़ाई है, हम लोग 2 दिसंबर को, अभी परसों दिन, हम लोग जिला मुख्यालय पर एक विशाल किसानों का धरना आयोजित किए हैं इस लड़ाई को लड़ने के लिए। लेकिन विधायक जी, अभी तो कैमूर जिले में धान की खरीदारी कैमूर डीएम ने शुरू करा दिया है। अभी भी मैं कह रहा हूँ कि धान खरीद अगर शुरू है तो वास्तविकता में इसको आप जांचने का विषय है कि एक पैक्स में कल कलेक्टर साहब रविवार को आंख में धूल झोंकने के लिए, मैं साफ शब्द उपयोग कर रहा हूँ, आंख में धूल झोंकने के लिए
क्योंकि आज तक किसानों को जो पेमेंट के लिए जो कैश क्रेडिट की चिट्ठी होती है अभी तक नहीं आई। पैक्सों का जो 32 यहाँ पैक्स डिफॉल्ट कर गए हैं, सुपरसीड हैं इस जिला में, उसकी भी वैकल्पिक व्यवस्था इन्होंने नहीं किया। सबसे बड़ा सवाल है कि पूरे बिहार में, केवल कैमूर का मामला नहीं है, पूरे बिहार में जितने पैक्स हैं वो स्ट्राइक पर हैं। और स्ट्राइक का कारण है कि पिछली बार जो धान खरीदे थे, तो धान खरीदने में जो उनको खर्च लगता है वो खर्च की भरपाई बिहार सरकार ने नहीं किया, जिसके चलते पैक्स पूरे बिहार में स्ट्राइक में है। कल लाठी के जोर से कलेक्टर साहब किसी पैक्स से 5 क्विंटल धान खरीदवा लिया, तो ये 5 लाख मीट्रिक टन धान सरप्लस है जो सेलेबल है, ये करीब 50 लाख क्विंटल। ये कहाँ संभव है कि कलेक्टर साहब ये करवा देंगे? कल आपने सुना था, कल हमने कैमूर डीएम से ये सवाल किया था कि विपक्ष ने जब किसानों की इस मुद्दा को लेकर के सड़क पर उतरने की अल्टीमेटम दिया, और वैसे में आज अचानक धान की खरीदारी शुरू हो रही है, तो क्या ये मान लिया जाए कि इस मामले का पटाक्षेप हो गया? तो देखिए, सुधाकर सिंह एक ऐसे व्यक्तित्व के धनी आदमी हैं जो किसी भी बिंदु को गहराई से छूते हैं, और यही वजह है कि हम इनसे सवाल भी कर रहे हैं और उस बारीकियों को आप तक पहुंचा रहे हैं। तो इतने नियम बनाते हैं, इतनी प्रक्रिया तय करते हैं कि किसान उस धान खरीद पे शामिल ही नहीं हो पाता, अंततोगत्वा वो औने पौने बेच करके अपना जान छुड़ाता है। लेकिन विधायक जी, आपके पास ऐसा कोई रोड मैप है जिससे कि ये लोगों को बताया जा सकता है या एजेंसियों को समझाया जा सके कि इस रोड मैप के हिसाब से अगर खरीदारी होती है तो सारे किसान लाभान्वित होंगे? हमारे पास पहले भी पुरानी पॉलिसी है। जब बिहार में एफसीआई की जब खरीद शुरू हुई थी सन 2001 में, उस समय से लेकर के 2007 तक 6 साल की एक पॉलिसी थी। उस पॉलिसी में था कि साइमल्टेनियस एक साथ आधा दर्जन एजेंसियां काम करती थी। पैक्स भी खरीदता था, एसएफसी भी खरीदता था, एफसीआई भी खरीदता था, राइस मिलें भी खरीदती थी, बिस्कोमान भी खरीदता था, नेफेड भी खरीदता था, और स्वावलंबी समितियां भी खरीदती थी। करीब इतनी एजेंसियां मिल करके बिहार में धान खरीदती थी, जिसका फायदा क्या होता था कि बाजार में कंपटीशन हो जाता था। कंपटीशन होने से रेट हाई हो जाता था, किसानों को जो उचित मूल्य मिलना चाहिए वह मिल जाता था। और दूसरा था कि बार्गेनिंग नहीं हो पाता था। आज पैक्स अकेली एजेंसी है, पैक्स में जिसको वोट नहीं देगा, पैक्स के अलावा बाजार समिति भी तो है आपके साथ। बाजार समिति तो भंग हो गई बिहार में, बहुत पहले नीतीश जी ने बिहार से बाजार समिति खत्म कर दिया। नहीं, एक समिति है जिसका नाम कल लोग बता रहे थे, व्यापार मंडल। सॉरी, हम व्यापार मंडल जो है जी वो ब्लॉक लेवल पर खरीदती है। एक सेंटर उसका होता है, पूरे ब्लॉक में केवल एक सेंटर होता है उसका। हमारा कहना है कि ब्लॉक लेवल पे जो आप एक सेंटर खोल रहे हैं, कम से कम ब्लॉक लेवल पे 6 सेंटर खोलिए जो ब्लॉक लेवल पे हो। पंचायतों को छोड़ दीजिए, तो ब्लॉक लेवल पे भी अब एक ही एजेंसी, ध्यान दीजिए, और उसका कैपेसिटी कितना है? 20,000 क्विंटल धान कर देगा। एक ब्लॉक में जब 1 लाख टन माने 10 लाख क्विंटल जब धान पैदा हुआ, तो 10 लाख क्विंटल धान में कितना उसको पावर दिए खरीदने के लिए? 20,000 क्विंटल, मतलब 2%। आप उसका हाथ बांध करके व्यापार कर, तब क्या करता है व्यापार मंडल? तब अपने चिन्हित लोगों का धान खरीदता है, नेगोशिएट करता है, सबका जनरल धान नहीं खरीदता। अब वो चिन्हित लोगों का धान खरीदता है, क्योंकि 100 में से उसको केवल 2 लोगों का धान खरीदने का अधिकार मिला है। देख लीजिए कहाँ प्रॉब्लम है। वो दुकान नहीं है बेसिकली, वो बेसिकली कह सकते हैं कि वो एक्सटेंशन है पैक्सों का, क्योंकि पैक्स अध्यक्ष व्यापार मंडल बनाता है। अगर पैक्स नहीं खरीदा तो व्यापार मंडल भी उस किसान का नहीं खरीदेगा, क्योंकि व्यापार मंडल का जो वोटर होता है वो पैक्स अध्यक्ष होता है। कल उसको पैक्स वाला हटा देगा, कैसे धान खरीद लिए फलाने किसान का? तो व्यापार मंडल भी पैक्स का एक्सटेंशन है, न कि अलग एजेंसी है। मतलब आपका सीधा कहना है कि एजेंसियां अगर बढ़ा दी जाए और उसकी क्वांटिटी अलग कर दी जाए जी, तो ऐसे में किसान लाभान्वित हो सकते हैं। एक तो जो खरीद का जो लक्ष्य है, किसानों को अधिकतम धान बेचने की सीमा को समाप्त किया जाए। कम से कम 5 से 6 एजेंसियों को अलग अलग लक्ष्य देकर के काम पर लगाया जाए, सबका अलग लक्ष्य होना चाहिए, तब जाकर के कैमूर में धान खरीद संभव होगा। लेकिन धान खरीदने वाले जो सरकारी मुलाजिम है वो तो कहते हैं कि लक्ष्य से हम लोग कई गुना अधिक धान खरीदते हैं।
हमको तो जानकारी है, पिछले 7 साल का रिकॉर्ड उठा के देख लीजिए, यहाँ 1.5 लाख टन का लक्ष्य आता है कैमूर में, कभी लक्ष्य तो पूरा ही नहीं हुआ। कई गुना लक्ष्य से पार करने का कहाँ सवाल है। 1.5 लाख का लक्ष्य ही आता है। और धान उत्पादन कितना है? 7 लाख टन। 7 लाख टन के बिहार में 1.5 लाख टन का लक्ष्य बिहार सरकार देती है, और यह मैक्सिमम 1,30,000 1,35,000 टन ही खरीदते हैं। लक्ष्य से आगे कहाँ जाते हैं? लक्ष्य ही छोटा है, और उस छोटे लक्ष्य का भी कभी पूरा नहीं किया, उनका रिकॉर्ड मांग के देख लिया जाए। इसका मतलब ये है कि आप धान खरीद के मामले को लेकर के संतुष्ट नहीं हैं और किसानों को लेकर के सड़क पर उतरेंगे ही, ये बिल्कुल तय है। निश्चित हम सड़क पर उतरेंगे, लंबी लड़ाई लड़ेंगे बिहार सरकार से। जब तक बिहार सरकार अपनी नीतियों में बदलाव नहीं लाती, यह सरकारी मुलाजिमों का ही फेलियर नहीं है, मैं बता रहा हूं बार बार। बिहार सरकार में सिर्फ सत्ता पर बैठे हुए लोग जानबूझ के बिहार में डिस्ट्रेस सेल का मार्केट खड़ा करते हैं कि पंजाब और हरियाणा के व्यापारी यहाँ आए और किसानों से सस्ते दर पे धान और चावल खरीदे और इसको दूसरे राज्य में ले जाए। यह एक बड़ा खेल है, मैं बता रहा हूँ। इस खेल में अरबों रुपए का हिसाब किताब है। सरकारी अधिकारियों से लेकर ऊपर तक बैठे हुए लोगों का, किसानों का खून ये ब्लीड कर रहा है, मैं बता रहा हूँ। इसको कहते हैं कि शरीर से खून का निकल जाना, इस तरह का परेशानी पैदा करना, और उससे ये लोग फायदा उठाते हैं। बिहार सरकार में बैठे हुए अधिकारी और जो हमारे अभी वर्तमान सरकार की जो मुखिया है, ये बकायदा उसमें इन्वॉल्व है, मैं बता रहा हूँ। ये तो बहुत आप गहराई वाली बात कर रहे हैं। हम एक चीज हम अपने एक देखा था अभी आपने एक अधिकारी से बात की थी, डीओ थे, शायद जिला कृषि पदाधिकारी थे, और उनको आपने इंस्ट्रक्शन दे रहा था कि किसानों के साथ इस तरह का व्यवहार नहीं हो, इस तरह का व्यवहार नहीं हो। क्या मामला था, जरा से समझाएंगे आप? पिछली बार मुझे याद है कि कलेक्टर साहब से और जिला कृषि पदाधिकारी से संयुक्त रूप से वार्ता हमारी हुई थी कि धान जो कटनी जब होगा तो उसके वेस्ट मटेरियल मैनेजमेंट कैसे होगा। तो उसमें इन लोगों ने कहा था कि हम रीपर दे देंगे हार्वेस्टर के साथ, कि पुआल को वो भूसा बना देगा। वही मैं जानकारी हासिल कर रहा था कि साल भर में आपकी वास्तविक प्रगति क्या है। तो आपके सामने ही इस कैमूर जिला में 800 हार्वेस्टर हैं। 800 में से मात्र 20 हार्वेस्टर के लिए इन्होंने मशीन दिया है रीपर। अब बताइए कि 20 रीपर से इस कैमूर जिला का कैसे धान का कटनी होगा, जबकि 800 उनके पास अवेलेबल है। 800 यहाँ पे हार्वेस्टर इस जिला में सभी लोग जानते हैं, बकायदा इसका रिकॉर्ड भी है जिला में, जिला मुख्यालय में रिकॉर्ड। जैसा कि अभी हम सुन रहे हैं, अभी हम देख रहे हैं, और डीएम ने साफ शब्दों में इस बात को कहा था कि अब किसानों को किसी तरह की कोई परेशानी नहीं होगी, और 48 घंटे के भीतर या अधिकतम 5 दिनों में किसानों के खाते में सीधी राशि भेज दी जाएगी। तो इसमें क्या, कहां दिक्कत हो रही है, कहां परेशानी हो रही है, उस चीज को आप गहराई से अगर जानते हैं तो ये बात सीधे हम आपके किसानों तक पहुंचाएंगे। इस बात का जिक्र बताएं। जो भी धान खरीद होता है, धान खरीद की प्रक्रिया में बिहार सरकार की बड़ी भूमिका है, क्योंकि इसमें एक ही एजेंसी है, वो बिहार सरकार एजेंसी है। बाकी राज्यों में 4-5 और पार्टी होती है, सरकारी संस्थाएं होती है, लेकिन 4-5 पार्टी होती है, लेकिन बिहार में केवल 1-5 वो पंचायत लेवल पे होती हैं। तो जो ये 32 सुपरसीड है, तो 32 पंचायत में धान खरीद नहीं होगा। उनकी वैकल्पिक व्यवस्था तो कलेक्टर साहब ने किया नहीं। दूसरा सवाल का उनके पास कोई जवाब नहीं कि जब तक पैक्सों का जब तक आ न जाए। लेकिन उन्होंने साधारण धान की बात कहा था कि साधारण धान 1868 रुपए प्रति क्विंटल की दर से लिए जाएंगे, क्योंकि अब ग्रेड 1 के धान कैमूर में नहीं है। शुरू से लेकर अब तक इस देश की मैं बात करता हूं कि ग्रेड बी ही धान खरीदा जाता, मोटा चावल जिसको कहते हैं। ग्रेड ए चावल की आज तक देश में खरीदारी हुई ही नहीं, क्योंकि ग्रेड ए के चावल और ग्रेड बी के चावल में मात्र 30 रुपए का अंतर है, और महीन धान जो किसान पैदा करता है उसमें कम से कम अंतर होना चाहिए, वो 500 से 700 रुपया प्रति क्विंटल अंतर होगा, तब महीन धान ए ग्रेड का धान सरकार को हम देंगे, क्योंकि उसका उत्पादन बहुत कम होता है, उसका दरमन जिसको बोलते हैं खेत में, उसका कम होता है। उसकी प्रजाति आप तो बहुत जानकार हैं, उसकी प्रजाति एक आप बताएंगे कोई? हमारे यहाँ जैसे कि सोनम है, सोनाचूर है, पूजा है, अच्छा, कतरनी है, कई नाम से हम लोग जानते हैं। मोकरे बेतरी का चावल बोलते हैं, मोकरी का चावल बोलते हैं। कई ग्रेड है, गोल दाना, महीन दाना, लंबा दाना। बासमती हमारे यहाँ नहीं होता है, बासमती की सबसे लो वेराइटी होती है। तो ये कई इसकी वेराइटी हैं।
बिहार में तो कैमूर को धान का कटोरा कहा जाता है और ये माना जाता है कि कैमूर से धान की उपज अच्छी होती है, अच्छी पैदावार होती है। तो ऐसे में ये जो अभी धान की खरीदारी शुरू हुई है, ये मान लिया जाए कि सिर्फ छलावा है? एकदम मैं कह रहा हूँ छलावा है। एक कभी भी धान नहीं खरीदेंगे। यह अंततोगत्वा कागज पे खरीद दिखा देंगे, साबित कर देंगे कि कैमूर में धान खरीद हो गया। वास्तविक रूप से धान कभी नहीं खरीदेंगे। इनके इतने नियम बना रखे हैं, कभी मॉइस्चर का मामला होगा, किसानों पे कंट्रोल करते हैं कि आप 100 क्विंटल 150 क्विंटल चाहे धान बेचिएगा। हमको 2000 क्विंटल धान हुआ और हम बेचेंगे 150 क्विंटल धान क्यों हम बेचेंगे? हम सभी धान क्यों नहीं बेचेंगे? फिर इसके बाद क्या तो इतना कोटा है इस पंचायत में 15,000 क्विंटल से ज्यादा धान नहीं खरीद हो गया। एक पंचायतों में 1-1 लाख क्विंटल धान होता है। कि कम से कम 500 मशीनों को अपग्रेड कर देंगे हम कि वो धान पुआल फूक को जलाने की समस्या खत्म हो जाए। और 500 के लक्ष्य के मुकाबले मात्र 20 मशीन में आपके सामने उन्होंने तो कोई जवाब आपका नहीं दिया, नहीं दे पाए। देखिए, जवाब कभी नहीं देंगे। ये कृषि अधिकारी हैं, कृषि विशेषज्ञ नहीं है। ये लोग आते तो कृषि विशेषज्ञ बन के ही हैं, लेकिन ये अंततोगत्वा सरकार के मुलाजिम बन जाते हैं। इनके पास कृषि फार्म है। बिहार कैमूर जिला में दर्जनों कृषि फार्म है। एक भी कृषि फार्म अगर लाभकारी हो तो बताएं हमको। मेरे सवाल का तो इनके पास कोई जवाब नहीं है कि जब अपने ही कृषि फार्म पे मुनाफा नहीं कमा पा रही है सरकार, तो किसानों को कैसे मुनाफा हो रहा है, हमको समझा दीजिए। लेकिन विधायक जी, एक बात तो है कि जैसे जो वेस्ट है, अगर उनको जलाया जाता है, जलाने पर अगर पाबंदी है, अगर नहीं जलाने देना चाहते हैं, तो इससे तो किसानों को कहीं ना कहीं लाभ ही होगा ना। किसान को जो लाभ होने वाला होगा वो किसी को बताने की जरूरत नहीं है, किसी विशेषज्ञ साइंटिस्टों को। किसान अपने लाभ के लिए कोई भी काम करने को तैयार है। रात को शीत में, जब हम 15 दिसंबर से 15 जनवरी तक हम लोग रजाई में सोते हैं, तो उस दौर में भी रात को किसान खेत में ठंडे में पानी में खड़ा रहता है। लाभ उसको है तभी वो खड़ा रहता है। हम पुआल कोई किसान नहीं फूकना चाहता, लेकिन उससे जो लाभ होने वाला है, उस लाभ पर जो खर्च है आज के दिन जो टेक्नोलॉजी है, वो लाभ से 4 गुना खर्च है। हम बार बार कह रहे हैं कि टेक्नोलॉजी साइंटिस्ट लाएं, सरकार मिल के लाए कि वो टेक्नोलॉजी या तो सब्सिडी के रूप में दे हमको, या वो टेक्नोलॉजी दे जिससे कि हमारा लागत घट जाए। लाभ जो हम लेने वाले हैं, उस लाभ के लिए जो प्रक्रिया है उसमें 4 गुना खर्च है। तो लाभ कैसा हुआ? हम 1 रुपया का पुआल के लिए हम 4 रुपया नहीं खर्च कर सकते। हम तो कह रहे कोई टेक्नोलॉजी लाओ जो 1 रुपया का जो मेरा पुआल है वो 8 आने के ही खर्च में उसका मैनेज हो जाए। ये देखिए, किसानों की समस्या बहुत जबरदस्त है और जाहिर सी बात है कि कृषि प्रधान देश है, इसलिए किसानों की समस्या, किसानों की आवाज उठाना बहुत जरूरी है। और ऐसे में ऐसे लोगों की भूमिका बहुत सक्रिय है। हम बात करेंगे, आपको अब ले चलेंगे सीधे और इन्हीं से सवाल करेंगे उस विद्यार्थियों के लिए और हमारी बात होगी। देखिए, ये चूंकि किसानों के साथ साथ हमने आपको पहले भी बताया था, हम आपको जो हमारी बातचीत हो रही है और इस बातचीत का जो सारांश होगा, हम सब कुछ आप तक पहुंचाएंगे। लेकिन हम इनके साथ साथ मतलब ये किसानों की समस्या को तो बहुत गहराई से उठा ही रहे हैं। अब आइए हम सीधे देखते हैं, चूंकि कोरोना काल में इस समय छात्रों की ऐसी की तैसी हो गई है। अब इस विषय पर भी हम बात कर लेते हैं, चूंकि ये पढ़े लिखे हैं और किसी भी बात को बहुत गहराई से रखते हैं। तो भाई देखिए, अभी जो छात्रों के साथ जो समस्या है और लगातार 1 साल से पढ़ाई बाधित है, तो ऐसे में क्या कदम उठाएंगे आप, क्योंकि आपकी सरकार भी नहीं है। देखिए, यह भी अभी का जो परिस्थिति है, जो क्लास नहीं चलने का, ये एक आकस्मिक सवाल है, प्रकृति प्रदत्त सवाल है। और दुनिया भर में कोरोना, इसके चलते भी हमारे स्कूल कॉलेज बंद हैं 6-7 महीना से। इसका समाधान दुनिया के विशेषज्ञ ढूंढेंगे, एक अलग सवाल है। हमारा जो सबसे महत्वपूर्ण सवाल है वो है कि हमारे जो बच्चे 11वीं में और BA में जो एडमिशन लेने जाते हैं विद्यालय और महाविद्यालय में, वहाँ पर बिहार सरकार ने सीधे नामांकन की जगह सेंट्रलाइज नामांकन की प्रक्रिया लगा दिया कि बच्चों को मेरिट के आधार पे वो इस कॉलेज अलॉट करते हैं। अब सवाल ये है कि जो ऑनलाइन कर देता है डिजिटली, तो बच्चों को मेरिट के नाम पर रामगढ़ के बच्चे को वह भेजते हैं भभुआ, भभुआ के बच्चों को भेजते हैं नौहट्टा, नौहट्टा वाले को भेजते हैं आरा।
जबकि शिक्षा कानून जब इस देश में लागू हुआ तो उसमें दो चीज़ बड़ा साफ शब्दों में लिखा था कि शिक्षा मुफ्त होगी, जबकि ये नामांकन में 350 रुपये डिजिटली ऑनलाइन करवाते हैं और फिर उसके बाद री एडमिशन के लिए भी 350 700 रुपये एक बच्चे से लेते हैं। तो का फ्री में होता था कॉलेज में 11वीं में या बीए में जाते थे। एडमिशन की मैं बात करता हूँ, वहाँ पे 350 रुपया ऑनलाइन के नाम पर जमा होता है, 700 रुपये। आप जोड़ लीजिए 30 लाख बच्चे हैं पूरे बिहार में जो नामांकन के लिए जाते हैं और 700 रुपये के हिसाब से आप जोड़ लीजिए तो कितना रुपया हो गया, करीब करीब 210 करोड़ रुपए हो गए। जो पहले 1 रुपया नहीं लगता था वहाँ 210 करोड़ रुपया वसूला गया ऑनलाइन के नाम पर, मैनेजमेंट के नाम पर। और यह पैसा सरकार की, मतलब आप ये कहना चाहते हैं कि छात्रों के साथ भी सरकार व्यवसाय कर रही है? व्यवसाय नहीं कर रही है, व्यवसाय करती तो भी मैं माफ कर देता कि वो राजकोष में जमा हो जाता पैसा। लूट हो रहा है, लूट। वो पैसे राजकोष में नहीं जा रहे हैं, सरकारी कर्मचारी और पदाधिकारियों के पॉकेट में पैसे जा रहे हैं। मैं ये कहना चाहता हूं ये घोटाला है। अगर वो पैसे राजकोष में जमा हो जाता जाकर के तो भी चलो, हमसे मेरे से निकला हुआ पैसा कंसोलिडेटेड फंड में राजकोष में जा रहा है तो भी चलेगा, लेकिन ये तो लूट है। सरकारी कर्मचारी पदाधिकारी उस पैसे को निकाल के खा जाते हैं, ये मैं कह रहा हूं। लेकिन इसके लिए करना क्या चाहिए, क्या होना चाहिए था जो नहीं हुआ? इस नियम को बदल देना चाहिए, बच्चों को फ्री कर देना चाहिए कि आप अपनी सुविधा के अनुकूल नज़दीक किसी भी विद्यालय महाविद्यालय में सीधे जाके आप नामांकन ले लीजिए और उनका काम है सरकार का एग्जामिनेशन लेना, रजिस्ट्रेशन करना। आप एडमिशन में क्यों इन्वॉल्व हो गए? क्या जरूरत है एडमिशन में इन्वॉल्व होने का? सरकार क्यों इन्वॉल्व होना चाहती है इस काम में? इसकी तो आवश्यकता नहीं है। कौन बिहार में, कौन छात्र, कौन गार्जियन डिमांड किया था बिहार सरकार के सामने कि आप ऑनलाइन लाइए? कानून किस आधार पे बनता है? जब मुझे असुविधा हो तब ना कानून बनेगा। हमको कोई सुविधा था नहीं। आप अगर बीमार नहीं हैं तो जबरदस्ती डॉक्टर कैसे इंजेक्शन दे देगा? ऐसा कहीं देखे हैं कि डॉक्टर घर में जाके इंजेक्शन दे देगा? रोगी जाता है डॉक्टर के पास कि देखिए ये रोग है, तो डॉक्टर देख के वो रोग का इलाज करता है। कौन छात्र इस बिहार में आंदोलन चलाया था कि ऑनलाइन नामांकन होना चाहिए? खत्म हो गई यहीं पर, क्योंकि आपके पास जो बिहार में जो सीटों की संख्या है उससे ज्यादा हमारे पास छात्र हैं, तो आप सभी छात्र का एडमिशन नहीं देते। बड़ी चुनौती है। या तो कॉलेज की क्षमता बढ़ाइए और नहीं बढ़ा रहे हैं तो फिर एडमिशन पे रोक मत लगाइए। जो बच्चा जिसका स्कूल कॉलेज में जाना चाहता है वो जाकर ले सके। ये दोहरी चुनौती में फंसा हुआ जो छात्र हमारा बिहार का, इस नियम को अगर हम लोग नहीं बदले तो यह मान करके चलिए कि बिहार में शिक्षा व्यवस्था पहले ही से लड़खड़ाई हुई थी, यह पूरी तरह से समाप्त हो जाएगी। केवल एक उदाहरण से मैं समझा रहा हूँ कि मेरी बेटी अगर है तो 3 से 5 किलोमीटर के रेडियस में स्कूल उसको जाना होगा तो साइकिल से चली जाएगी या ऑटो से चली जाएगी। लेकिन अगर मेरी बेटी का नामांकन 50 से 70 किलोमीटर दूर हो जाएगा तो उसकी पढ़ाई ठप हो जाएगी, क्योंकि ना हमारे पास उतने साधन है किसानों के पास, ना हमारे पास मजदूरों के पास कि वह स्कूटी खरीद करके उन बच्चियों को दे कि 70 किलोमीटर जाए। इसके बाद भी स्कूटी से भी 60-70 किलोमीटर जाया नहीं जा सकता। रोज का जो पढ़ने के बच्चे हैं उनका स्वास्थ्य खराब हो जाएगा और वो मानसिक रूप से प्रताड़ित भी होंगे और अतिरिक्त रूप से महीने में 2000 रुपये महीने का खर्च हो जाएगा। जबकि बच्चा पढ़ता कितना में है? हम लोग पूरे साल का 5000 रुपये देते हैं फीस में, इंटर करने के लिए, ग्रेजुएशन के लिए, इतने में ही हमारी फीस। ये 20,000-25,000 रुपया अतिरिक्त कहाँ से गार्जियन लाएगा? यह संभव नहीं है। इसीलिए इस नीति के खिलाफ हम लोग। लेकिन सरकार की जो नीति होती है, सरकार की जो नीति बनती है, उसमें तो अच्छे अच्छे विशेषज्ञ होते हैं। जिन लोगों ने ऐसा कानून लाया होगा और इस तरह की परिकल्पना लाई होगी तो इसके पीछे कुछ न कुछ वजह होंगे। क्या आप इस बात को समझ पा रहे हैं कि कौन सा वजह ऐसा होगा जो इतना दूरी पे? आपने जो समझाया बिल्कुल ग्राउंड जीरो से आपने समझाया। मैं एक लाइन में समझा रहा हूँ। एक स्टेट का हित होता है, एक पर्सनल हित होता है। पर्सनल हित क्या है? सरकार है तो बेसिकली पैसे तो जरूर सरकार के खर्च हो गए, लेकिन बच्चों को तक वो सुविधाएं नहीं पहुंची। वैसे ही जैसे कृषि क्षेत्र में जो हम चर्चा कर रहे थे वैसे ही कोई फायदे नहीं पहुंचे हैं, लेकिन हम अपने स्तर पर इसको ठीक कर देंगे। मैं विश्वास दिलाता हूं कि मेरे विधानसभा में जो 30 करीब हाई स्कूल हैं, करीब ये इनमें
जो इंफ्रास्ट्रक्चर का जो रिसोर्स गैप होगा, उस रिसोर्स गैप को हम अपने विधायक फंड से उसमें दे करके और हम चालू करा देंगे, मैं विश्वास दिलाता हूँ। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आपको डेमोक्रेटिक न्यूज से बात करने के लिए। इसके लिए बहुत बहुत हमारी शुभकामना। कहते हैं कि मैं इतना इंजीनियरिंग कॉलेज बना दिया, इतना मेडिकल कॉलेज बना दिया, तो आप देखिएगा, पूछिएगा कि आखिर कितना प्रोफेसर आपने रिक्रूट किया, कितने टीचर रिक्रूट किया, इक्विपमेंट्स क्या दिया, तो पता चलता है नहीं, उनके पास कुछ नहीं है। पहले के मुकाबले जो पहले थे वो रिटायर हो रहे हैं, रिटायर होने के बाद रिप्लेसमेंट नहीं आया, एडिशनल तो छोड़ दीजिए, जो रिटायर हुआ उसका रिप्लेसमेंट नहीं आया। ये नीतीश कुमार जी का पॉलिसी मैं बता रहा हूँ। ये बिल्डिंग बन जाने से कितना भला होगा ये नहीं जानते। हाँ, ये जो 500-600 करोड़ रुपया आएगा, बिल्डिंग बनेगा, तो कुछ सरकारी पदाधिकारियों को कमीशन मिल जाएगा, कुछ ठेकेदारों को उसमें मुनाफा हो जाएगा, लेकिन अंतिम जो छात्रों को फायदे की बात है उसमें कुछ होना हवाना नहीं है। बिल्कुल अंतिम सवाल आपसे कि सरकार ने छात्रों को हाईटेक करने के लिए हर विद्यालयों में कंप्यूटर की व्यवस्था कराई है, तो इससे लेकिन उसका कहीं रिस्पांस दिख नहीं रहा है। आपको अगर दिख रहा है तो जरा सा बता दीजिए। देखिए, अभी तो मैं विधायक बना हूँ और हम हाई स्कूल के अध्यक्ष भी स्वतः हो जाएंगे। हाई स्कूलों का मैं दौरा करूंगा कि सरकार ने क्या दी है, लेकिन मैं अभी तक जितनी लोगों से चर्चा की, आपने मास्टरों से, शिक्षकों से और छात्रों से, कोई उस तरह का रिस्पांस नहीं है, कहीं व्यवस्था नहीं है, और है तो बंद पड़ा हुआ है। कहीं बैटरी नहीं है, कहीं ब्रॉडबैंड नहीं है, कहीं टीचर नहीं है, कहीं कमरे का। मैं तो कैमूर जिला के छात्रों के लिए तत्काल जो लड़ाई हम लड़ने जा रहे हैं वो है कि हमारे जो ग्रेजुएट कॉलेज कम है हमारे जिला में, और भारत सरकार ने नई शिक्षा नीति में कह दिया कि हम कोई नया ग्रेजुएट कॉलेज नहीं खोलेंगे, तो हम प्राथमिकता के आधार पे लोगों को मोबिलाइज करके, अब सोसाइटी ही मोबिलाइज करना होगा कि वो कॉलेज खोल सके निजी क्षेत्र में, जिसके लिए हम लोग प्रयासरत हैं। 2 कॉलेज कैमूर रामगढ़ विधानसभा में, एक नुआव में, एक बिछिया में हम नया कॉलेज इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको खोलना चाहते हैं। एक हमारा पहले से कॉलेज था लड़कियों का, बंद हो गया है, पुनः उसको हम चालू कराना चाहते हैं। ये 3 हम कॉलेज और पूरे बाकी बिहार यहाँ कैमूर जिला के शिक्षाविदों के साथ हम लोग एक अलग से बैठक करेंगे कि अगर हम कॉलेज हायर एजुकेशन में नहीं खोलेंगे हम लोग, तो फिर हमारे बच्चे जाएंगे कहाँ, फिर हमारा तो मिशन फेल कर जाएगा। ये हायर एजुकेशन लिटरेसी मिशन नहीं है, ये सोसाइटी को इससे हम बनाते हैं, निर्माण करते हैं, और ये बिना कॉलेज का फिर सोसाइटी बनेगी कैसे हमारी। अच्छा, जो पूर्व मंत्री थे, हम नाम नहीं लेना चाहेंगे, पूर्व मंत्री थे जिन्होंने एक कैमूर के लिए कॉलेज की स्थापना करवाया, इंजीनियरिंग, बताते हैं कि कोई इंजीनियरिंग कॉलेज हम ला रहे हैं, उससे यहाँ छात्रों को कितना लाभ मिलने जा रहा है? देखिए, इंजीनियरिंग कॉलेज स्पेशलाइज सब्जेक्ट है, इंजीनियरिंग, मेडिकल, मैनेजमेंट स्पेशलाइज सब्जेक्ट है, और मैं मानता हूँ कि स्पेशलाइज्ड जो सब्जेक्ट्स हैं वो क्लस्टर में ही कामयाब होते हैं। क्लस्टर मतलब कि एक जगह 8 या 10 इंजीनियरिंग कॉलेज हो, तो वहाँ कंपटीशन के मार्फत में एजुकेशन को ठीक किया जाता है। अब कैमूर में कोई इंजीनियरिंग कॉलेज आएगा तो एक तो पहले से पॉलिटेक्निक कॉलेज खुला हुआ है, जिसको कैमूर जिला का एक भी लोग नहीं जानता है कि कोई पॉलिटेक्निक कॉलेज भी है। इंजीनियरिंग कॉलेज भी कोई बनवा देगा तो उसे वही खबर आएगी कि कोई नहीं बच्चा पढ़ता है, क्योंकि आपके पास वो प्रोफेसर नहीं है उस कैटेगरी के वो वहाँ इक्विपमेंट्स नहीं है। तो ये जो बिल्डिंग बना देने से कॉलेज नहीं चलता नहीं, आप जबरदस्ती अपने गलत इंटरेस्ट कह सकते हैं, वेस्टेड इंटरेस्ट के चलते आप इस तरह के नियमों को लाया। लेकिन ये तो लॉन्ग टर्म अगर बंद हो गया, बंद होने की वजह से ही तो ऐसा हुआ है ना। नहीं, डिजिटल एडमिशन में अलग बात है, क्लासरूम बंद होना अलग बात है, दोनों को अलग अलग है। ये एडमिशन की प्रक्रिया है, इस पूरी प्रक्रिया से एडमिशन की प्रक्रिया ऑनलाइन तो एडमिशन होता ही है। हाँ, ये मैं उस पर चर्चा कर रहा हूँ। क्लासेज बंद होना, नहीं बंद होना, एक तो पूरा ग्लोबल प्रॉब्लम है। इस ग्लोबल प्रॉब्लम को दुनिया के देशों ने ऑनलाइन एजुकेशन सिस्टम के मार्फत, जहाँ टेक्नोलॉजी का एक्सपेंशन बहुत ज़्यादा है, जहाँ ब्रॉडबैंड गाँव, वहाँ पे दुनिया भर में गाँव तक है, घर तक है, उनके लिए प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन हमारे जैसे गरीब देश में जहाँ ब्रॉडबैंड की सुविधा भभुआ जैसे शहर में भी नहीं है, तो ये ऑनलाइन की पढ़ाई नहीं हो पा रही है। वो एक अलग चुनौती है, वो चुनौती को मैं माफ कर सकता हूँ। ये चुनौती पर मैं सरकारों को, ऑनलाइन प्रक्रिया सरकारी लूट है। अब हम आपसे आखिरी सवाल करते हैं, कैमूर जिले के लिए, छात्रों के लिए आप क्या करना चाहेंगे?